आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, सीएम गहलोत के करीबी ने नामांकन वापस लेकर थामा बीजेपी का दामन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 1875 प्रत्याशी आजमाएंगे किस्मत, 490 कैंडिडेट्स ने वापस लिए नामांकन। मौसम का दिल्ली एनसीआर वालों को दिवाली गिफ्ट, बारिश के बाद पॉल्यूशन से राहत। पॉल्यूशन के खिलाफ तैयार हुआ मेगा प्लान, 2 दिन की आर्टिफिशियल बारिश के लिए दिल्ली सरकार देगी करोड़ों रुपए। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ भारत ने उठाया ये बड़ा कदम। हमास पर इजरायल की बड़ी चोट, एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर ढेर। पाकिस्तान में लेमिनेशन पेपर की भारी कमी, नहीं बन पा रहा पासपोर्ट। कल से लगातार 6 दिन नहीं खुलेंगे बैंक, एटीएम में हो सकती है कैश की किल्लत। रिलीज से पहले ही सब पर भारी पड़ी सुपरस्टार के फिल्म, बनाया ऐसा रिकॉर्ड, शाहरुख खान, सनी देओल भी छूट गया पीछे। चोट के कारण इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 क्या नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान इन दिनों जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद भी जारी है। इस बीच कांग्रेस से बगावत कर राजस्थान के सुरसागढ़ सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले रामेश्वर दाधीच ने गुरुवार को न केवल अपना नामांकन वापस ले लिया बल्कि वह बीजेपी में भी शामिल हो गए। रामेश्वर दाधीच जोधपुर के पूर्व मेयर हैं और उन्हें सीएम अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। दाधीच ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व दौसा जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा भी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जयपुर में पूर्वी मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने भाजपा के राजवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ झोटवाड़ा से अपना पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने भी पार्टी आला कमान से बातचीत के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसे बीजेपी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके लिए कुल 2365 कैंडिडेट्स में से 490 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब 1875 प्रत्याशी मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन वापसी के बाद अब 1875 उम्मीदवार शेष है। पिछले विधानसभा चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर 2294 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। इसमें 2105 पुरुष उम्मीदवार और 189 महिला उम्मीदवार थी। बता दें, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 6 नवंबर तक चली। 200 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2365 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। इसमें 396 नामांकन पत्र निरस्त किए गए। पूरे राज्य में मतदान एक चरण में 25 नवंबर को होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। दिवाली से पहले मौसम ने दिल्ली एनसीआर वालों को बड़ा गिफ्ट दिया है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही पॉल्यूशन से भी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडका, जाफरपुर, नफदरगढ़, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई है। IMD ने कहा है कि बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। इसके साथ ही हरियाणा के रोहतक, खरखौटा, मदन हिल, झज्जर, फारूख नगर, कोसली के आसपास इलाकों में भी बारिश होने के आसार है। इससे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहा है। लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए कमर कस ली है। राजधानी में 20 और 21 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले सरकार ने पायलट स्टडी कराने का फैसला किया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कृत्रिम बारिश के 2 चरणों में होने वाली पायलट स्टडी का 13 करोड़ रुपए का खर्च खुद उठाने को तैयार हो गई है। दिल्ली की
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले अदालत में हलफनामे के जरिए प्रस्ताव दे। मुख्य सचिव को यह भी कहा गया है कि वह अदालत से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी मंजूरी 15 नवंबर तक देने के लिए भी कहे, ताकि 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश से पहले चरण की पायलट स्टडी हो सके। कतर में 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने अपील दायर की है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि फैसला गोपनीय है। प्रथम दृष्टया एक अदालत है जिसने निर्णय दिया, जिसे हमारी कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की है। हम कतरी अधिकारियों के संपर्क में हैं। दरअसल अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, जो 1 साल से अधिक समय देश में हिरासत में थे। इसको लेकर पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इस बाबत विदेश मंत्रालय ने बताया, हमें 7 नवंबर को 8 भारतीयों के साथ कंसुलर एक्सेस का एक और दौर मिला। हम परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी और कंसुलर समर्थन देने जारी रखेंगे और हम सभी से मामले की संवेदनशीलता प्रकृति को देखते हुए अटकलों में शामिल नहीं होने का आग्रह करते हैं। गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में तकरीबन इजरायली सेना ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना के गाजा शहर में पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा की ओर जा चुके हैं। एक दिन में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा में गए हैं। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अब इजराइल के निशाने पर हमास के कुख्यात और टॉप लीडर हैं। उन्हें अब टारगेट किया जा रहा है। अब तक हमास के 20 अधिक बड़े कमांडर और 1000 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख को मार गिराया है। आईडीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसिब को आईएसए और आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक लड़ाकू जेट हमले में मार गिराया। साथ ही ड्रोन प्लांट और हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजली पानी से लेकर आटा दाल, गैस से लेकर दवाइयों तक की कमी से जूझते देश में अब एक और चीज की भारी कमी हो गई है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल इस चीज की किल्लत से सबसे ज्यादा देश से बाहर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और उन्हें पासपोर्ट तक नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में लैमिनेशन पेपर की कमी की वजह से लोगों की हवाई यात्रा पर ब्रेक लग गया है। धनतेरस और दिवाली का त्योहार आ गया है और इसे लेकर देश भर में उत्साह है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच अगर आपको इन दिनों में बैंक से जुड़ा कोई काम है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आज से लगातार 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी ब्रांचों में बैंकिंग से जुड़ा कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई हर महीने की शुरुआत में अपनी वेबसाइट पर बैंकिंग हॉलीडे की लिस्ट जारी करती है, जो विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहारों और आयोजनों पर निर्भर होती है। नवंबर 2023 की हॉलीडे लिस्ट पर नजर डालें तो 10 नवंबर से 15 नवंबर तक बैंकों में छुट्टी घोषित है। साल 2023 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। इस साल कई बड़े सितारों की फिल्मों ने दस्तक दी, जिनकी बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई हुई। पठान, जवान और गदर 2 ऐसे कई उदाहरण हैं। वहीं कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फेल भी साबित हुई। लेकिन इस साल सिर्फ एक सुपरस्टार की फिल्म का टीजर सब पर भारी पड़ा है। हम बात कर रहे हैं प्रभास की मूवी सलार की। इसके टीजर ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। कमाल की बात यह है कि सलार के टीजर में प्रभास का चेहरा तक नहीं दिखाया गया है। जैसा कि अमूमन टीजर में होता है, वह सिर्फ एक्शन करते हुए नजर आते हैं। इसे सलार के हाइप का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में सलार के टीजर को 80 मिलियन से ज्यादा व्यू मिले हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इतने व्यू मिलने में महीनों लग जाते हैं। अब तक सलार का टीजर 139 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर चुका है।
भारतीय टी20 टीम के चोटिल कप्तान हार्दिक पांड्या का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होने वाली भारत की आगामी 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध होने की संभावना काफी कम है। मौजूदा वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या के टखने का लिगामेंट चोटिल हो गया था। उन्हें इस चोट से उभरने के लिए अधिक समय की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद की जाएगी। इस बात की संभावना काफी अधिक है कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई में खेला जाएगा।